नमस्ते बच्चों। आज ऑनलाइन क्लासेज के प्रोसेस में आपको संस्कृत में अनुवाद बनाने के नियम आज हम समझाएंगे, जो कि प्राइमरी और जूनियर वर्ग में भैया बहनों के लिए आवश्यक हैं। नियमों को जानना और नियमों को समझना कि किस प्रकार से हम संस्कृत में वाक्यों का अनुवाद बना सकते हैं। ध्यान देंगे, सबसे पहले हम कर्ता कारक में लिखेंगे रूप। सा माने होता है वह, तो माने वे दोनों, ते माने वे सब। फिर है प्रथम पुरुष में ये आता है सा माने वाह, तो माने वे दोनों, ते माने वे सब। मध्यम पुरुष में त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। अहम माने मैं। आवाम में होता है हम दोनों। वयम माने होता है हम सब। ये हो गया काम करने वाला अर्थात कर्ता। फिर यहाँ पर आप लिख लेंगे धातु रूप यानी कि क्रिया। सबसे पहले लिखेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। कोई भी आप धातु रूप ले लीजिए, चाहे पठ धातु ले लीजिए, चाहे गच्छ धातु ले लीजिए, चाहे पिब धातु ले लीजिए, चाहे धाव धातु ले लीजिए, चाहे लिख धातु ले लीजिए, चाहे दृश्य धातु ले लीजिए, कोई भी धातु रूप एक ले लीजिए आप। पठ धातु ले लेते हैं यहाँ पर पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। ध्यान दें, नियम नंबर एक। नियम नंबर एक अनुवाद बनाने में सबसे पहले ध्यान देंगे क्या नियम सबसे पहला रहेगा कि आप देखेंगे जो वाक्य लिखा होगा, जैसे वाक्य है वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो अब आप देखेंगे हमारा जो करता है, काम को करने वाला, किस पुरुष किस वचन का है। यदि कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का है तो हमें क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगानी होगी। ध्यान दें, यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, प्रथम पुरुष एक वचन सह माने वह, तो यहाँ पर आप क्रिया यानी धातु भी लगाएंगे एक वचन की पठति।
यहाँ पर एक वचन पठते, सह पठते, वह पढ़ता है। इस प्रकार से आपका अनुवाद बन गया। इसी में अगर आप ले लीजिए वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, तो सह पुस्तकम माने पुस्तक होता है, पुस्तकम पठते, सह पुस्तकम पठते, यह हो जाएगा आपका अनुवाद। वह पुस्तक पढ़ता है। इसी प्रकार से अगर वह पत्र लिखता है तो सह पत्रम लिखते। इस प्रकार से अगर संस्कृत में सबसे नियम नंबर 1 आप लिख लेंगे कि यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो हमें प्रथम पुरुष एक वचन की धातु भी लगानी चाहिए। नियम नंबर 1, उदाहरण नंबर 1, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, सह पुस्तकम पठते। फिर इसी प्रकार से नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 में आप लिखेंगे, नियम नंबर 2 में यदि कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन का है, यदि कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन का है तो हमें क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की लगानी चाहिए। यदि कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन का है तो हमें क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की लगानी चाहिए। आप ले लीजिए द्विवचन में वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, तो वे दोनों की यहाँ पर द्विवचन में संस्कृत क्या लिखी है, तो पुस्तकम माने पुस्तक, जैसा कि हमने आपको पहले भी समझाया है। और यदि कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन का है तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया यहाँ पे क्या लिखी है, पठता, पठता यहाँ लिख दीजिए। आपका अनुवाद बन गया तो पुस्तकम पठतः, अर्थात वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगर आपका अनुवाद आ जाए वे दोनों पत्र लिखते हैं तो तौ पत्रम लिखता, लिखता तो हो जाएगी। इसी प्रकार से वे दोनों दूध पीते हैं तो तौ दुग्धम पिबता, वे दोनों दौड़ते हैं तौ धावता। कोई भी धातु रूप ले लेंगे, कोई भी क्रिया ले लेंगे। नियम नंबर 3, नियम आपको हम मौखिक रूप में बता रहे हैं। आप लोग अपनी कॉपी पर नोट्स बनाएंगे तो नियम अवश्य लिख लेंगे। नियम नंबर 3 क्या लिखेंगे, यदि कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का है, यदि कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो हमें क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की लगानी चाहिए। जैसे वे सब पुस्तक पढ़ते हैं, वे सब पुस्तक पढ़ते हैं, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में वे सब ते, पुस्तकम माने पुस्तक, और प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया पठन्ति। आपका अनुवाद बन गया ते पुस्तकम पठन्ति, वे सब पुस्तक पढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगला उदाहरण ले लेंगे, वे सब पत्र लिखते हैं, ते पत्रम लिखन्ति, वे सब चित्र देखते हैं, तो पस्य धातु, देखना माने पस्य धातु, ते चित्रम पश्यन्ति, पस्य धातु हो गया। दृश्यन्ति, दृश्यति माने भी देखना और पश्यति माने भी देखना, ध्यान देंगे। तो ये नियम नंबर आपका हो गया 3। अगला
नियम नंबर आपको 4 हम समझाने जा रहे हैं। नियम नंबर 4 ध्यान दें, यदि कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का है, यदि कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का है तो हमें क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की लगानी चाहिए। यदि कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का है तो हमें क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की लगानी चाहिए। जैसे तुम पुस्तक पढ़ते हो तो मध्यम पुरुष एक वचन तुम, तुम माने तुम, पुस्तकम माने पुस्तक, पुस्तकम माने पुस्तक। और मध्यम पुरुष एक वचन में क्रिया क्या लिखा है? पठसे, तो यहां पठसे आप लिख देंगे। आपका उदाहरण बन गया तुम पुस्तकम पठसे, तुम पुस्तक पढ़ते हो। अर्थात यदि कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का है तो हमें क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की लगानी होगी। जैसा कि अनुवाद हमने भी बनाया, आप लोग देख रहे हैं। ऐसे ही तुम जल पीते हो, तुम जलम पिबसे, यहाँ पिब धातु आ जाएगा। कोई भी अनुवाद ले लेंगे, कोई भी सेंटेंस ले लें, कोई धातु ले लें, समझ लीजिए, कोई जरूरी नहीं पठ धातु है, लिख धातु, दस्य धातु, धाव धातु, तुम दौड़ते हो तो हम धावसी, तुम गेंद खेलते हो, तुम कंदुकेन क्रीड से, गेंद से खेलते हो, क्रीड धातु हो गई। समझिए, इस प्रकार से नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 में आप क्या लिखेंगे समझ लें। यदि कर्ता मध्यम पुरुष द्विवचन का है, यदि कर्ता मध्यम पुरुष द्विवचन का है तो हमें क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की लगानी चाहिए। यदि कर्ता मध्यम पुरुष द्विवचन का है तो हमें क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की लगानी चाहिए। जैसे उदाहरण में ले लीजिए, तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो, तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो, तो मध्यम पुरुष द्विवचन में युवाम, पुस्तकम माने पुस्तक, मध्यम पुरुष द्विवचन में पठ था, पठ था, तो युवाम पुस्तकम पठ था। देखिए, पठ था, अगर आप विसर्ग नहीं लगाएंगे तो ये उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष का बहुवचन हो जाएगा, अर्थात आपका अनुवाद गलत हो जाएगा। इसलिए मध्यम पुरुष द्विवचन का अगर करता है तो मध्यम पुरुष द्विवचन की ही आपको धातु लिखनी है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप हर हालत में। फिर नियम नंबर आप लिखेंगे 6। नियम नंबर 6 लिखेंगे, क्या लिखेंगे नियम नंबर 6 में? ध्यान दें, नियम नंबर 6, नियम नंबर 6 में लिखेंगे, यदि कर्ता मध्यम पुरुष बहुवचन का है तो हमें क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की लगानी चाहिए। यदि कर्ता मध्यम पुरुष बहुवचन का है तो हमें क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की लगानी चाहिए। जैसे तुम सब पुस्तक पढ़ते हो
तो तुम सब यूयम। पुस्तकम माने होता है पुस्तक। फिर देखिए मध्यम पुरुष बहुवचन में पठथ, पठथ, यूयम पुस्तकम पठथ। इसमें नियम नंबर 6 में यदि कर्ता मध्यम पुरुष बहुवचन का लिखेंगे, अगर क्रिया में मध्यम पुरुष बहुवचन की जो लिखे हैं इसमें अगर कहीं भूल से आप विसर्ग लगा देंगे, पठथ की जगह पर पठथ कर देंगे, तो आपका अनुवाद गलत हो जाएगा। अर्थात वो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया आपकी हो जाएगी, इसलिए आपका अनुवाद गलत हो जाएगा। संस्कृत में हलंत और विसर्ग का बहुत बड़ा महत्व होता है। हलंत और विसर्ग से जो शब्द होते हैं उनका उच्चारण और उनका अर्थ दोनों बदल जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, हलंत और विसर्ग का। अगला नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 क्या है? नियम नंबर 7, यदि कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन का है, यदि कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन का है तो हमें क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की लगानी चाहिए। यदि कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन का है तो हमें क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की लगानी चाहिए। जैसे कि उदाहरण में मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो उत्तम पुरुष एकवचन में क्या है? अहम। पुस्तकम। उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया धातु क्या है? पठामि। पठामि लिख लीजिए। अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। और जब आप अनुवाद बनाएंगे तो जिस वचन का करता है, जिस पुरुष का करता है, उसी वचन और उसी पुरुष की आपको धातु लिखना है, यानी इसके साथ में क्रिया लगाना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। नियम नंबर 8 क्या लिखेंगे? नियम नंबर 8, नियम नंबर 8 ध्यान दें। यदि कर्ता उत्तम पुरुष द्विवचन का है तो हमें क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की लगानी चाहिए। यदि कर्ता उत्तम पुरुष द्विवचन का है तो हमें क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की लगानी चाहिए। जैसे में आप लिख लीजिए, हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, तो हम दोनों की संस्कृत क्या है? आवाम। पुस्तकम माने पुस्तक। धातु देखिए उत्तम पुरुष द्विवचन की पठावह, तो आपका अनुवाद बन गया आवाम पुस्तकम पठावह। इस प्रकार से उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता जब आपका वाक्य में हो तो उस वाक्य में उत्तम पुरुष द्विवचन की ही आपको धातु लगानी चाहिए। नियम नंबर 9, अंतिम नियम आपको हम समझाने जा रहे हैं, ध्यान देकर के समझें आप लोग। नियम नंबर 9 क्या है? नियम नंबर 9, यदि कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन का है, यदि कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन का है तो हमें क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की लगानी चाहिए। उदाहरण में ले लीजिए, हम सब।
पुस्तक पढ़ते हैं। हम सब पुस्तक पढ़ते हैं। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में वयम, वयम माने हम सब, पुस्तकम माने पुस्तक। फिर उत्तम पुरुष बहुवचन में धातु आपकी क्या लिखी है? पठामः। यहाँ लिख दीजिए पठामः। तो आपका अनुवाद बन गया वयम पुस्तकम पठामः। ये आपका नियम नंबर 9 समाप्त हो गया। जैसा कि हमने अनुवाद बनाने के नियम में आप लोगों को समझाया कि नियम बनाने के पूर्व सर्वप्रथम यह ध्यान रखेंगे कि वाक्य पढ़ेंगे, वाक्य को पढ़ने के समय आप ये जरूर ध्यान देंगे कि वाक्य में किस पुरुष और किस वचन का कर्ता आपके वाक्य में लिखा हुआ है, उसी पुरुष और उसी वचन की आपको उसमें धातु लगानी है, जिस वचन और जिस पुरुष का कर्ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि आप अनुवाद बनाएंगे तो आपका कोई भी अनुवाद गलत नहीं होगा। जितना मैंने अनुवाद बनाने के नियम में आपको समझाया है, नियमों को नोट्स बनाने के लिए हमने आपको प्रेरित किया है, तो इसका आप नोट्स जरूर बना लेंगे और जिससे आपको समुचित ढंग से अनुवाद बनाने का आ जाए आपको तरीका, और आपके अनुवाद भी ठीक तरह से बनाने में आसानी रहे। और जब आपको तरीका आ जाएगा तो आप अपने इन तरीकों का, इन प्रयासों का जो इस्तेमाल है दूसरों को भी बता करके उनकी भी सहायता कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।